हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 फॉर एस वाई बी कॉम एंड एस वाई बैफ। देर इज़ अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें एक टॉपिक है फॉर सेमिस्टर 4 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो बहुत ईजी है, फिर इसका इंट्रोडक्शन देखने की क्या ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना और पूरे मार्क्स कैसे कैप्चर करने। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आपको पूरा लॉजिक बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट क्या दिया है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो प्रायर वर्ड है और एक इनकॉर्पोरेशन वर्ड है, राइट। एक प्रायर वर्ड और एक इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट अर्न बिफोर। प्रायर का मतलब होता है बिफोर, इनकॉर्पोरेशन मतलब आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रेशन से पहले क्यों? तो पहले रजिस्ट्रेशन ही कर लो, उसके बाद बिजनेस कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो केस स्टडी है वो कुछ इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट से समझेंगे। इसमें क्या होता है, वन कंपनी टेक्स ओवर द अनदर कंपनी। अब मैं कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। इसमें फर्म भी आ सकता है, सोल प्रोपराइटर कोई भी आ सकता है। तो एक कंपनी जो रहती है वो दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है। मतलब एक कंपनी है, समझो वो किसी फर्म को टेक ओवर कर रही है या सोल प्रोपराइटर को टेक ओवर कर रही है, बराबर है। अब टेक ओवर करेंगी तो ये कंपनी इसमें मर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मर्ज हो जाएगी तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कंपनी को एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि मैंने भाई एक कंपनी को टेक ओवर किया है। नाउ हम लोग का जो नाम है या जो भी हमारा पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, इसलिए हम लोग को इसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जब टेक ओवर करती है एक कंपनी दूसरे कंपनी को तो वो क्या लेती है? इनकॉर्पोरेशन लेती है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन ले रही है, कंपनी ने टेक ओवर किया था तो क्या बंद कर देगी? रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, जितना भी टाइम लगता है। अब उस दौरान क्या बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे? जो टेक ओवर कर रही है वो भी बिजनेस करती है और जिसको टेक ओवर किया वो भी बिजनेस कर रही है। तो क्या होता है कि जब आपने टेक ओवर किया और आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में चले जाते हो तो 5-6 महीना जितना भी है, समझो एग्जाम्पल के 6 महीना लगता है, तो 6 महीने तक आपका बिजनेस चलता रहता है। अब 6 महीने तक बिजनेस चलता रहेगा तो वो जो बिजनेस से प्रॉफिट आप जनरेट करोगे वो हम बोल सकते हो कि आपने वो प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन से पहले कमाया। वही प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया? यस और नो? तो ये इसका लॉजिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, फिर वो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, लेकिन उसका बिजनेस चलते रहता है। तो ड्यूरिंग दिस इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जब उनका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मिला उससे पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, जो भी प्रॉफिट कमाया उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करने का? प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, आई बात समझ में? तो प्रॉफिट प्रॉफिट होता है मानते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आप ऑफिशियली नहीं कमाते। ये मतलब आपने एक बिजनेस को खरीद लिया, अब ऑफिशियली आपके नाम पे आने के लिए टाइम लगेगा ना। अभी जैसे आप कोई घर खरीदते हो, अब घर खरीदने के लिए आपने पैसा दे दिया, अब वो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के ऊपर नोटरी होगा, जो भी होगा फाइनलाइज होगा, राइट। स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे तो उसमें टाइम जाता है। ऑफिशियली आपके नाम पे आने पे टाइम चला जाता है, समझो 1 महीना या 1.5 महीना, बराबर है। 2 महीने में आपके नाम पे आ जाता है, लेकिन पैसा तो आपने 2 महीने पहले ही दे दिया ना। दिया कि नहीं दिया? तो इसका मतलब क्या है कि 2 महीने पहले आपने पैसे दिया, लेकिन वो चीज़ आपके नाम पे कब आई? 2 महीने के बाद आई। है वो आपकी चीज़ ही, लेकिन आपके ऑफिशियली नाम पे कब आई? 2 महीने के बाद। सो सेम वे में कंपनी में भी क्या होता है, जब वो टेक ओवर करती है दूसरी कंपनी को, तो दूसरी कंपनी और वो पहली कंपनी जब मर्ज हो गई, टेक ओवर किया, तो नई कंपनी बनने में टाइम जाता है, रजिस्ट्रेशन में टाइम जाता है। तो उससे पहले जो भी प्रॉफिट कमाया उसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस होगा वो पहले वाले का भी इंक्लूड होगा। जैसे जो बिजनेस बेच रहा है उसका भी खर्चा दिखाना पड़ेगा, राइट। और फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होगा, ऑफिशियली आपके नाम पे वो कंपनी आ जाएगी। अब उसके बाद जो ऑफिशियली नाम पे कंपनी आ जाएगी उसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा।
तो हमें ये प्रॉफिट में क्या होगा, ये जो प्रॉफिट आप कमाओगे इसको बाइफिकेट करना पड़ेगा दो पार्ट में। एक तो रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रॉफिट जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रॉफिट जिसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं। तो इसलिए देखो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एंटायर ईयर प्रॉफिट भी डिवाइड इनटू टू, प्री और पोस्ट। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझा कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्यों होता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, टेक ओवर करने के बाद अपने नाम पे, आप अनऑफिशियली तरीके से समझ सकते हो, अपने नाम पे कंपनी आ जाए उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेते हो, टाइम लगता है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले पहले जो भी प्रॉफिट कमाया इनकॉर्पोरेशन, प्रायर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद कमाया तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, या उसको हम लोग प्री और पोस्ट बोलते हैं। समझ में आया। अब प्री का मतलब क्या होता है, तो प्री प्रॉफिट जो भी आप कमाओगे उसको हम लोग या तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल बोलेंगे। कैपिटल रिजर्व अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, गुडविल हुआ लॉस हुआ तो उसको गुडविल बोलेंगे, ठीक है। और अगर पोस्ट प्रॉफिट हुआ तो नॉर्मल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलेंगे उसको, ठीक है। इसका लॉजिक कि कैपिटल रिजर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो लॉजिक देखो, प्री प्रॉफिट मतलब आपके नाम पे कंपनी नहीं आई लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया, बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो कंपनी अभी भी दूसरे की थी, हमारे नाम पे आई बाद में। तो दूसरे के नाम पे कंपनी है तो वो प्रॉफिट में आपका कोई लेन देन ही नहीं था, तो वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन वो नॉर्मल नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो कैपिटल रिजर्व होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और लॉस हो गया तो गुडविल हम मानेंगे कि भाई वो कंपनी अच्छी थी लेकिन वो टाइम पे उसने लॉस किया, तो हमारे लिए वो एक गुडविल के तौर पर हम लोग उसको दिखा सकते हैं लॉस को। आई बात समझ में। लेकिन पोस्ट प्रॉफिट जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद होगा वो नॉर्मल आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा। क्यों, क्योंकि आपके नाम पे ऑफिशियली कंपनी आ चुकी है, ठीक है। तो ये प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद दिया है कि हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कि प्री में क्या जाएगा पोस्ट में क्या जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो फॉर डिवाइडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस वी यूज सर्टेन रेशियो। तो कुछ कॉमन रेशियो है, जैसे टाइम रेशियो होता है, सेल्स रेशियो होता है, प्री आइटम्स होते हैं जो प्री में ही जाएंगे, पोस्ट आइटम होते हैं जो पोस्ट में ही जाएंगे, और कुछ आइटम स्पेसिफिक होंगे जिसको एडजस्टमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये 5 टाइप के रेशियोज होंगे जिसको हम लोग को बड़े ध्यान से करना है। अब टाइम रेशियो क्या होता है, नाम से ही पता है, टाइम के हिसाब से। तो जैसे सैलरी है, रेंट है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले की जो सैलरी होगी वो प्री में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद की जो सैलरी होगी वो पोस्ट में जाएगी। रेंट भी वैसा, रजिस्ट्रेशन से पहले का रेंट कुछ और है, रजिस्ट्रेशन के बाद का कुछ रेंट और है, तो वो पोस्ट में जाएगा। तो जो फिक्स्ड होते हैं जिनको आप पर मंथ के हिसाब से देते हो तो वो टाइम रेशियो के हिसाब से ही जाएगा। जैसे नाम में लिखा है ना टाइम, जो बेस्ड ऑन टाइम, तो टाइम रेशियो। अब सेल्स है तो सेल्स क्या होगा, ये वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा एडवर्टीजमेंट, जितना आप एडवर्टाइज करोगे उतना सेल्स बढ़ेगा। तो ऐसा कोई खर्चा जिसकी वजह से सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो सेल्स रेशियो पे जाएगा। तो सेल्स हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, सेल्समैन कमीशन हो गया, सेल्समैन का सैलरी हो गया, सेल्समैन का ट्रैवलिंग हो गया, राइट, पब्लिसिटी हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ये सब खर्चा सेल्स रेशियो में जाएगा। फिर प्री आइटम में कौन सा होगा, इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वेंडर। वेंडर मतलब जो अपने बिजनेस को बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक कंपनी टेक ओवर कर रही है, दूसरा तो बेच ही रहा होगा, तो दूसरा जो बेच रहा है उसको हम लोग वेंडर बोलेंगे। वेंडर मतलब जो माल बेचता है। तो वेंडर का अगर आपने इंटरेस्ट या सैलरी देना है तो प्री में ही देना। क्यों, क्योंकि ये वेंडर तब तक है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो कंपनी अपने नाम पे आ गई, फिर वेंडर से मतलब नहीं है। इसलिए प्री आइटम में वेंडर से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो सब डाल देना है, मोस्टली इंटरेस्ट एंड सैलरी आता है। पोस्ट आइटम में क्या होगा, जितना भी रिलेटेड टू कंपनी, शेयर्स, डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन, डायरेक्टर फीस, ये सब पोस्ट में आएंगे। अब ये सब नाम कैसे याद रखने का, तो पोस्ट में ऐसे याद रखने का, जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हो आप कंपनी का ले रहे हो, तो कंपनी में क्या नाम आता है, शेयर्स के नाम आते हैं, डिबेंचर के नाम आते हैं, डायरेक्टर रहते हैं। कंपनी में डायरेक्टर होता है, फर्म में डायरेक्टर नहीं होता है, राइट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये रिलेटेड टू कंपनी है। तो कंपनी के नाम से रिलेटेड, शेयर्स के नाम से रिलेटेड और डिबेंचर के नाम से रिलेटेड जो भी चीज़ आएंगी, CSD जो भी आएंगी, वो सीधा पोस्ट में जाएगा। कंपनी, शेयर्स, डिबेंचर, इससे रिलेटेड जो भी नाम आएगा वो सीधा पोस्ट में, उसको प्री पोस्ट में नहीं डिवाइड करने का। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट दिया है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग कैसे आएगा, आप देखते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाने, दूसरा बैलेंस शीट, और एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों पूछता है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कॉलमनार प्रॉफिट एंड लॉस हॉरिजॉन्टल होता है और एक कॉलमनार प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मल नेट प्रॉफिट होता है भाई, यहाँ पे सब एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ इनकम होगी, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा। और ये वर्टिकल फॉर्म में कैसा होता है, पहले इनकम लिख लेने का, एक्सपेंसेस लिख लेने का, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने का, प्रॉफिट आएगा। प्री का प्रॉफिट पता है ना, कैपिटल प्रॉफिट या गुडविल होगा, और पोस्ट का जो प्रॉफिट आएगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, एक टोटल का कॉलम आ जाएगा, एक रेशियो का कॉलम आएगा जिसको बेसिस बोलते हैं, और प्री अमाउंट पोस्ट अमाउंट। इसके अंदर देखो कैसा पीएनएल बनाया, लेकिन बेसिस का प्री पोस्ट, बेसिस का प्री पोस्ट। तो इसमें देखो बहुत सारे कॉलम बन रहे हैं, तो ये बनाना थोड़ा इजी पड़ता है। एग्जाम में आप कुछ भी बना लो, अगर बोल दिया हॉरिजॉन्टल बनाना है तो ऐसे बनाना, और अगर वर्टिकल बोला है तो ऐसे बनाना, और कुछ नहीं बोला है आप वर्टिकल बना के आ जाओ, सिंपल पड़ेगा। क्योंकि 4 कॉलम हम लोग को बनाना है। यहाँ पे देखो कितने कॉलम हो रहे हैं, 8 कॉलम हो रहे हैं, तो वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक फॉर्मेट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था 10 मिनट का, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि क्या मतलब होता है, कौन कौन से रेशियो यूज़ होते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट है इसमें, ठीक है। बैलेंस शीट नॉर्मल आपका बैलेंस शीट जो हम लोग देखते आ रहे हैं वही बनाना है, लेकिन इन द वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। दैट वी विल सी वाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप इसको जस्ट गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।